चलो आज का टॉपिक क्या होगा? प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था? कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, तीनों का क्या कंक्लूजन था? करंट वोल्टेज के बीच रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन आया? जल्दी बताओ। करंट वोल्टेज का रिलेशन इन केस ऑफ रेजिस्टेंस क्या आया? सेम फेज में। ये सब याद रखना पड़ेगा, तब होगा। करंट वोल्टेज का रिलेशन इन केस ऑफ इंडक्टर क्या आया? जल्दी बताओ। करंट लीड कर रहा है या पीछे है? करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2 रेडियन। कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा है। ये सब एक्सप्रेशन बिल्कुल याद रहना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, चलिए अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोगों ने इंडक्टर के केस में आई नॉट का वैल्यू देखो क्या निकाला था। ई नॉट बाई ओमेगा एल। ओमेगा एल को क्या कहा था? एक्सएल, रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। तो एक्सएल का वैल्यू क्या हो गया? ओमेगा एल। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या हो गया? ओम। एक्सएल को क्या लिखते हैं? ओमेगा एल। ओमेगा एल का मतलब 2 पाई न्यू इंटू एल। इसका मतलब एक्सएल जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लिखा था, एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई न्यू इंटू एल। इसका मतलब एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफिकली यदि देखेंगे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन आएगा। एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ एक्सी विथ फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने आई नॉट लिखा था, ई नॉट कैपेसिटर के केस में बाई एक्सी। ई नॉट, एक्सी का मतलब 1 बाई ओमेगा सी। तो एक्सी हो गया 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा को 2 पाई न्यू इंटू सी। एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका ग्राफ का नेचर क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ का नेचर आएगा। पहले हम लोग मैथमेटिकली देख लें। ये एक्सी होगा, नॉट एक्सएल। यहां पर बाय मिस्टेक लिखा गया, ये एक्सी होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे आप लोग। तो 1 बाई न्यू, तो ग्राफ का नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आ गया समझ में? ठीक। टिप्स, इंडक्टेंस जो है कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट, इट कैन ओनली डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करंट। रीजन, करंट हम लोग लिखते हैं ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, और यहां पर ई ये आ गया 2 पाई न्यू इंटू एल। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी बोलो। एसी का फ्रीक्वेंसी डिफाइन है, तो हम लोग डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी नेग्लिजिबल मानते हैं।
तो उस कंडीशन में E बाई ऑलमोस्ट जीरो, तो करंट क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो जाएगा कि कम होगा? अरे एनीथिंग डिवाइड बाय नेग्लिजिबल क्वांटिटी क्या बना? जीरो मान लो। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या बनेगा? अरे एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या बना? बहुत ज्यादा। इसलिए हम लोग उस कंडीशन में डायरेक्ट करंट में इंडक्टेंस को यूज नहीं करते हैं। ठीक, किसको हम लोग यूज करेंगे? ओनली ऑल्टरनेटिंग करंट को। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। कैपेसिटेंस एसी को अलाउ करता है, डीसी को नहीं करता है। डीसी को ब्लॉक कर देता है। रीजन, I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स सी 1/ω/c। फ्रीक्वेंसी को जीरो करो, 1/0 क्या बन गया? इंफिनिटी। तो I नॉट इज इक्वल टू क्या बन गया? ई नॉट बाई इंफिनिटी मीन्स जीरो। इसलिए कैपेसिटर जब भी डीसी सर्किट में रहता था तो क्या करते थे हम लोग? ब्लॉक कर देता था, तो उसको रिमूव कर देते थे और रेजिस्टेंस के केस में अलाउ कर देते थे। आगे समझ में? ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे समझ में? ये रीजन लिख लो, काम देगा। हो गया? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होता है। कहता है 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू, एक मिनट, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ था क्वेश्चन इसलिए। हाँ, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ये जो 220 वोल्ट है हमने आपको बता दिया था इट इज आरएमएस, और ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखा है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? रेसिस्टेंस है, ओनली रेजिस्टेंस। तो करंट आई आरएमएस पूछा है। आई इक्वल टू क्या होता है? ई बाई आर। इसलिए आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई रेसिस्टेंस। ई आर एम एस कितना? 220, रेजिस्टेंस 100। कितना आ गया? कितना आ गया? अरे 2.2 सिंपल, इतना एम्पियर। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड? हम लोग आगे पढ़ेंगे पावर। पावर का फॉर्मूला होता है ऐसे भी, वी आई लिखते हो तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ई आर एम एस कितना है? 220, आई आर एम एस इतना वॉट हो जाएगा।
आया समझ में? नोट करो। आंसर मिलाओ, आंसर आ गया, इरेज करें। तो IRMS से ही आ गया 2.2 484 वाट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता द पीक वैल्यू ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। What is the RMS voltage? The RMS value of current in AC circuit is 10 ampere. What is the peak current? Peak value, it is E naught. What is the RMS voltage? ERMS is equal to E naught by root 2. पढ़ा है ना? तो 300 बाई रूट 2 जो भी कैलकुलेट करके आ जाए वो आपका काम है, कैलकुलेशन। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सर्किट IRMS 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट? मीन्स I naught root 2 times of IRMS। रूट 2 IRMS का वैल्यू 10। सिंपल क्वेश्चन, सब एकदम फॉर्मूला बेस्ड। कैलकुलेट कर लो। हो गया? चलो आंसर टैली कराओ, देखो इतना आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इंडक्टर का वैल्यू दे रखा है 44 मिली हेनरी 10 to the power -3 हेनरी। कितने से सप्लाई से कनेक्ट है? 220। जो भी गिवन सप्लाई है वो क्या होता है? RMS वैल्यू पढ़ा रखा है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। क्या फाइंड करना है? RMS करेंट। IRMS क्या होता है? ERMS बाई रेजिस्टेंस।
तो इंडक्टर के केस में क्या रेजिस्टेंस था, कल भी पढ़ाया था और आज भी रिकॉल कराया। इंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके बराबर, एक्सएल, रिएक्टेंस तो ईआरएमएस, एक्सएल को ओमेगा एल लिखते हैं, ईआरएमएस कितना 220, ये 2 पाई, न्यू का वैल्यू कितना 50, इंडक्टर का वैल्यू कितना 44 इंटू 10⁻³ ये जो कैलकुलेट होकर के आंसर आएगा दैट इज IRMS। हो गया। हो गया, ये रेस करें। अब आंसर चेक करो, IRMS CRMS बाई एक्सएल 15.9 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता 60 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। बताओ ये क्या दे रखा तुमको, ये कैपेसिटर का वैल्यू है, ये हमारा IRMS है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है और हमको IRMS फाइंड करना है। तो IRMS इज इक्वल टू ERMS बाई XC हो गया। ERMS कितना है 110, XC क्या हो गया 1/ω/C मीन्स 110 इंटू ω/C, ω2 पाई न्यू इंटू C, 102 पाई का वैल्यू डाल दो 3.14, फ्रीक्वेंसी तुमको दे रखा 60, कैपेसिटर का वैल्यू दे रखा 60 माइक्रोफराड 10⁻⁶ इतना एम्पियर होगा। कैलकुलेट करके देखो। हाँ 110, सॉरी बिल्कुल सही है, 110 होगा यहाँ, ये हाँ 110।
हो गया? नोट कर लिया? जल्दी करो। देखो कैलकुलेट करके क्या आंसर बताओ। 2.49। उसका कितना आया तुम्हारा? 2.48। चलो 2.48 2.49 कोई खास डिफरेंस नहीं है, आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेट करके 2.49। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन कैसे बनता है? अब नेक्स्ट पार्ट है जो कल की क्लास में बताएंगे, आज ब्रीफ कर दे रहे हैं। हम लोग एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और कल इसको कंटिन्यू भी करेंगे। आज थोड़ा हम ब्रीफ कर रहे हैं ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पर एलसीआर इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है। अब सप्लाई दे रहे हैं इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही सप्लाई देते हैं तो वीएल इसके अक्रॉस, वीसी इसके क्रॉस, वीआर इसके अक्रॉस डेवलप कर गया। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर डेवलप कर गया। अब यहां पर करंट और वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन आएगा? तो पहला, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या आता है? सेम फेज में। इसका मतलब ग्राफिकली देखें तो वी आर और आई सेम लाइन में होगा। फेजर डायग्राम यही कहता है। सेकेंड पार्ट, इंडक्टर के केस में करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई π/2 रेडियन, या वोल्टेज लीड्स द करंट बाई फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन। वोल्टेज लीड करेगा। तो यदि करंट हम एक जगह दिखाएंगे तो वोल्टेज को 90 डिग्री प्लस दिखाएंगे। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट यहां दिखा रहे हैं तो वीएल इधर दिखाएंगे। इस बात को समझे या नहीं समझे? करंट यदि हम एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं और वोल्टेज भी एक्स पर, तो सेम फेज। करंट एक्स पर दिखा रहे हैं और वोल्टेज वाई के लॉन्ग 90 डिग्री का फेज। ठीक। कैपेसिटर के केस में क्या होता है? करंट लीड करता है, वोल्टेज क्या होता है? लैग्स बिहाइंड। इसलिए यदि करंट एक्स पर होगा तो वोल्टेज अक्रॉस सी नीचे होगा। होगा नीचे, देखो वीसी आ गया। अब इन तीनों को हमको कंबाइंड करना पड़ेगा। इस तीनों को कंबाइन करके हमको इनके बीच का फेज रिलेशनशिप, इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। देखो यहां पर ग्राफ में ये हमारा क्या है? एक लाइन है जिसमें करंट है, तो वी आर भी उसी के अलॉन्ग होगा। है वी आर, चेक करो आ रहा है। अब यहां से 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज वीएल हो गया, और आई से 90 डिग्री क्लॉकवाइज वीसी आ गया। यस नो? अब इसका हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए वीएल और वीसी को एक साथ लाना पड़ेगा। तो वेक्टर कहता है कि यदि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर कोलिनियर है तो दूसरे वेक्टर को आप ले जाओ
डायरेक्शन को रिवर्स करके। तो VC नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो VC का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वही देखो क्या किया, VC को ऊपर ले गए तो क्या आ गया? VL माइनस VC। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दो, यही था हमारा। तो VC ऊपर जाएगा तो क्या देगा? VL माइनस VC देगा। क्लियर हुआ? यस नो? अरे बोलो ना। अब VR इधर रह गया, रिजल्टेंट क्या आ गया? E आ गया। इतना काम कल करके आएंगे, तब बताएंगे कैसे E का वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकालते हैं, ये कल बताएंगे। इतना आप लोगों के लिए होमवर्क है। समझ में आया? ये काम करके आना है।